हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कृषि के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 और इसमें पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि के दृष्टिकोण से भारत में कैसी स्थिति है। भारत एक हम जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांशतः जो जनसंख्या है कृषि में संलग्न है। तो आइए देखते हैं भारत की कृषि की विशेषताओं के बारे में। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत जो है कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी जो 2/3 जनसंख्या है कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त देखिए तो यह विभिन्न उद्योगों के लिए जैसे कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी ये निर्यात किया जाता है। तो हम देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार मुख्यतः इसमें देखते हैं कौन-कौन से हैं भारत में। देखिए कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक एक क्रिया है और पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं। पहला हो गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब जीविका निर्वाह, यानी हम अपने केवल जीवन निर्वहन के लिए इस प्रकार की कृषि कर पाते हैं। आइए देखते हैं इसकी कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसमें कृषि कार्य किया जाता है, श्रमिक अधिक लगते हैं या फिर अधिकांशतः मशीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार की जो कृषि है भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पे आदिम कृषि और औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी ये बहुत उन्नत दशा कृषि नहीं होती है, बहुत अधिक उत्पादन इसे नहीं मिल पाता है, यानी जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। तो यही दिया है कि इसमें क्या कहते हैं अधिकांशतः श्रम समुदाय का प्रयोग किया जाता है और वही कुछ जो पुराने औजार है उनका प्रयोग करके किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय जो परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि इस तरह से जिस प्रकार कृषि करते हैं हम, ये कहलाती है क्या, कर्तन दहन प्रणाली। देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। इसमें किसान जमीन के जो टुकड़े होते हैं उसे साफ करेंगे, उन पे फिर क्या करेंगे, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न जो फसलें उनको उगाना रहता है वो उगाते हैं। और जब वो जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता छीड़ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो फिर किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं। उस भूमि से टुकड़े से स्थानांतरित यानी वहां से छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। अब नया उपजाऊपन भूमि ढूंढते हैं, वहाँ पे फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, वही वहाँ पे वही फिर ये दिया है कि कृषि के लिए फिर दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं और फिर उसी प्रकार वहाँ पे करेंगे, वहाँ का उपजाऊपन खत्म होगा, फिर उसे छोड़ के अगले स्थान पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें स्लैश एंड बर्निंग कृषि में। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति क्या है, बढ़ जाती है। यानी जैसे उर्वरा शक्ति खत्म हुई उस भूमि की, फिर उसको छोड़कर लोग चले जाते हैं, फिर 2-4 साल तक छोड़े रहते हैं, फिर उसमें क्या होता है धीरे-धीरे उपजाऊपन आ जाता है। तो इस तरह से उपजाऊपन उसमें फिर भरता रहता है। चूँकि किसान जो है उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं इस प्रकार में, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। इसमें देखिए जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, तो इसमें हम इसे झूम के नाम से जानते हैं, झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में के बस्तर जो जिले हैं उसमें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यानी छत्तीसगढ़ के पामलू में पामलू व छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इन सब में इसको दीपा कहा जाता है। आगे है झूम। झूम यानी यही कृषि है, स्थानांतरणशील कृषि यानी कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न। कृषि को मैक्सिको और जो मध्य अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका, इसमें इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। और वेनेजुएला में देखें तो वेनेजुएला में इसे कहा जाता है कोनुको के नाम से। वहीं ब्राजील में इसको रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग व वियतनाम में
रे के नाम से जानते हैं। कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे कृषि प्रणालियों के नाम पूछा जाता है कि किस किस देश में या फिर हमारे राज्य में विशेष क्षेत्रों में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में इस झूम कृषि को किस किस नाम से हम जानते हैं। भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो देखिए मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में देखिए तो आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पोडू। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा के नाम से इसको हम जानते हैं। वहीं उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में इसको कहा जाता है पामा डाबी या कोमान या बरिग्गा, इस तरह से। पश्चिम घाट में आगे दे रहा है कि जो पश्चिम घाट में है, पश्चिम घाट में इसे कुमारी नाम से जाना जाता है। वहीं देखे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तो यहाँ पे इसको कहा जाता है वालरे या वाल्टरे, ठीक है। फिर आगे है हिमालयन क्षेत्र में देखें तो हिमालयन क्षेत्र में इसको खिल के नाम से जानते हैं। वहीं झारखंड में देखें तो झारखंड में इसको कहा जाता है कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम कृषि के नाम से हम जानते हैं। ये भिन्न भिन्न नाम है, भिन्न भिन्न हमारे भारत में भी अन्य राज्यों में, स्थानों में और विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हमने देखा है कि झूम कृषि को किस किस नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए दिया है कि ये जो तथ्य दिया है कि रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। यानी एक नाम है व्यक्ति का, यानी महिला का, कि ये असम गांव में रिंझा रह रही है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पे क्या करती है, उगी वनस्पतियों को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वो प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वो अपने जो परिस्थान है उससे लगाव रखती है, उस स्थान से, और जब तक संभव हो यहाँ रहना वो चाहती है कि मैं यहीं रहूं। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होती है। यानी इस कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि अब उसको वहाँ लगा हो जाता है और उसको क्या, अब झूम कृषि के तहत फिर वहाँ से उसके परिवार क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे जगह उपजाऊ भूमि के तलाश में निकल जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं गहन जीविका कृषि। ये भी एक कृषि का ही प्रकार है। गहन जीविका कृषि यानी गहन से, यानी हमेशा नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, यानी कि इस प्रकार की जो कृषि है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या अधिक हो, सघनतम जनसंख्या हो वहाँ पे। यह श्रम गहन खेती है। श्रम गहन यानी श्रम की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है गहन जीविका कृषि में, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें हम तो भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब वही कि जनसंख्या बढ़ेगी, उसका जो क्षेत्र होते हैं बंटवारा होगा फिर धीरे धीरे। देखिए रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही होती है, और इस प्रकार की खेती में क्या करते हैं हम, लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यानी इस प्रकार की कृषि यानी रोपण कृषि की विशेषता है कि इसमें एक फसल की मुख्य प्रमुखता होती है। इसमें और जो किसान होते हैं वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण क्या करते हैं, सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पे बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है गहन निर्वहन कृषि में। अगला जो प्रकार है ये है वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। इसमें देखिए इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। आगे है कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक क्या है, जीविका फसल है यानी चावल। अब भारत में अधिकांश, यदि विश्व के स्तर पर भी देखें तो जो चावल है अधिकांश जनसंख्या का भरण पोषण करता है। आगे हम इसमें देखते हैं रोपण कृषि की। यही रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है।
इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी एकल फसल ये प्रमुख तथ्य है कि इसमें जो प्रधानता होती है एक फसल की होती है। वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। रोपण कृषि देखें तो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बड़े पैमाने पे, और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है रोपण कृषि में। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, यानी जो भी इससे उत्पादन प्राप्त होता है वो उद्योगों में चला जाता है। किस तौर पे? कच्चे माल के तौर पे। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण क्या है? ये सारी रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी यहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूंकि जो रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यानी अधिकांशतः तो उसका हम ध्यान देके, जैसे कि हमने गहन निर्वाह कृषि या चावल कृषि कर रहे हैं तो अपने भरण पोषण के लिए, खाद्यान्न के रूप में खाने के लिए को ध्यान में रख के उत्पादन करते हैं, लेकिन इसमें हम बेचने के लिए ही इस प्रकार की रोपण कृषि करते हैं। जैसे देखिए ये चित्र दिया है भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपण कृषि। केला एक प्रकार का रोपण, इसी प्रकार चाय भी है। चाय के अलावा काफी, कहवा हो गया, ये सारे देखिए हम देखते हैं। इसलिए इसके विकास में, जो रोपण कृषि है, विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब इसको विक्रय करना है तो परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, तो परिवहन उद्योग का भी विकास होगा। परिवहन हमें कहाँ कहाँ चाहिए, वो सूचना इंफॉर्मेशन के लिए संचार के साधनों का भी विकास जरूरी है, तो इसके साथ साथ इन सारी चीजों का भी विकास इसके साथ होने लगता है। आगे हम देखते हैं सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप क्या होता है? देखिए, आपने भारत की भौगोलिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में तीन सस्य ऋतुएं होती है, जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ व जायद। ये भारत की कृषि प्रारूप है, यानी 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है: रबी, खरीफ और जायद। तो देखिए रबी फसलों के बारे में दिया है कि ये कब से बोया जाता है? शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में रबी की फसलें बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। इसकी फसलें हैं रबी की: गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। कुछ मुख्य रबी की फसलें हैं ये सारी। यद्यपि ये फसलें देखें तो देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, जैसे उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसमें गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के देखें तो कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। आइए हम देखते हैं जो खरीफ की फसलें होती हैं, ये क्या है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। जैसे मानसून आता है वैसे इसकी बुआई की जाती है, रोपाई की जाती है। वो सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में जैसे चावल हो गए, खरीफ की फसल मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। खरीफ की फसल। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें, औस, अमन और बोरो, ये मुख्य 3 फसलें हैं धान की। औस, अमन और बोरो ये सारी बोई जाती हैं। ये असम, पश्चिम बंगाल व ओडिशा में। आगे की रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम कहते हैं जायद। जायद की फसल। और ये जो है जायद की ऋतु में मुख्यतः तरबूज है, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। मुख्य फसलों के अंतर्गत हम देखें तो मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देखें तो अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। ये प्रमुखता से उगाई जाती हैं। और जैसे अब हम देखते हैं चावल के बारे में। चावल का क्या आंकड़ा है? तो देखिए भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न तो चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का क्या करता है? उपभोग करता है।
आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है चावल, यानी चावल क्षेत्रों का दिया हुआ है चित्र कि भारत में जो क्षेत्र है, अब यहीं पे होगा जहाँ पे जल और मृदा होगी, जहाँ पे नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, क्योंकि चावल हम जानते हैं कि इसको जल की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी, वहाँ पे चावल की कृषि करते हुए हमें देखने को मिलेगा उन राज्यों में। देखिए यहाँ पे दिया है कुछ उत्तरी राजस्थान में दे दिया है भाग, फिर यहाँ से हरियाणा, पंजाब, इधर का उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश का कुछ पूर्वी हिस्सा, इसमें हम देख पा रहे हैं। ये इधर हो गया यूपी, हो गया बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है। फिर पूर्वी तटीय और तटवर्ती प्रदेश हैं, ये सब भी क्या है, चावल के अंतर्गत है। इसी तरह जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पे जलोढ़ मृदा है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है, तापमान अधिक है, इस प्रकार की जलवायु, तो इस तरह से ये क्षेत्र दिया गया है। इधर होते हुए पश्चिम बंगाल फिर असम तक भी इस क्षेत्र का विस्तार इस चित्र में दिखाया गया है। चावल उत्पादन क्षेत्र, ये सारे प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र हैं। गौड़ में दिया है, तो गौड़ का मतलब सिंचित करके कुछ मात्रा में इन सारे भागों में भी चावल की कृषि कर ली जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से नहीं। आगे हम देखते हैं। देखिए, हम देखा है कि जो चीन के बाद जो है भारत जो है क्या है, दूसरा उत्पादक देश है चावल का। आगे हम देखते हैं। देखिए, ये एक खरीफ की फसल है चावल, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान, आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। आगे हम देखते हैं। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल ये दिया गया है, तैयार चावल हो चुका है चित्र। आगे हम देखते हैं कि जो चावल है उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान जो है यहाँ पे, और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई जो प्रदेश है इसमें उगाया जाता है। और नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल भी उगाना संभव हो पाया है। गेहूं में देखें तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये देखिए गेहूं की कृषि का चित्र, गेहूं की कृषि हम सब लोग देखे हैं। आगे हम देखते हैं कि देश में हम देखें, अपने देश में तो गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो हो गया उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज यानी इसे मिलेट्स कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो कृषि की जाती है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है, अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में देखें तो मोटे अनाज में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। आगे हम बाजरा पे विचार करें तो यह एक बलुआ और उथली काली मिट्टी पे उगाया जाता है बाजरा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पे अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। आगे हम देखते हैं मक्का। तो मक्का की विशेषता है कि एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है मक्के का। और है ये किस प्रकार की फसल? ये है खरीफ की फसल। ये बाजरा का चित्र दिया गया है, बाजरा सब लोग देखे होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है गेहूं का क्षेत्र दिया हुआ है भारत का। तो देखिए इसमें इसमें लगभग ये जो प्रमुख क्षेत्र दिया गया है, हम देख पा रहे हैं कि इधर हो गया उत्तर राजस्थान, हो गया पंजाब, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग में दिया गया है, उत्तराखंड हो गया, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल का जो कुछ
बहुत कम भाग है। बाकी बिहार का उत्तरी भाग हो गया, मध्य प्रदेश का भाग, ये सारे क्या है, प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। बाकी सब गौड़ में आते हैं, यहाँ पे भी कृषि किया जाता है लेकिन प्रमुख रूप से नहीं। आगे हम देखते हैं इसके लिए क्या आवश्यकता है। देखिए इसके लिए जो टेम्परेचर दिया है कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी अच्छी प्रकार से उगाया जाता है। ये बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का जो है रबी की ऋतु में भी बोई जाती है। जैसे यानी मक्के को खरीफ की फसल के अंदर सम्मिलित किया जाता है, लेकिन दिया है कि बिहार जो राज्य है इसमें कुछ जगह इसको रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के क्या है, सारे के सारे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे चित्र है मक्के की कृषि करते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। अगली जो फसल है ये है दाल। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है और उपभोग भी खुद करता है इतना सबसे अधिक। शाकाहारी खाने में दालें तो सबसे अधिक प्रोटीन युक्त हैं और इसमें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं जिनसे प्रोटीन की प्राप्ति की जाती है। आगे दिया है कि क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं। दालें तो हैं कुछ तो रबी में, कुछ खरीफ की फसलों के साथ उगाई जाती हैं। देखिए दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, जैसे गन्ना हो गई। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उगाई जाती है और 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद देखें तो भारत का जो स्थान है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील के बाद भारत का विश्व में। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के क्या है, मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। एक और प्रमुख फसल है हमारे तिलहन। तिलहन जो है 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था 2015 में। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में दिया है कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पे कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में ये उगाई जाने वाली मुख्य क्या है, तिलहनी फसलें हैं। इनमें से अधिकतर देखें तो खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग की जाती हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार के सामान बनाने, उपटन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली जो है एक खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल यानी जो जितना तिलहन उत्पादन होता है, आधा तो तेल जो है हमें मूंगफली के द्वारा ही प्राप्त होता है। देखिए ये दिया है मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। यहाँ पे ये मूंगफली के क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है, ये हो गया सूरजमुखी का, ये है सरसों का, यानी ये सब तिलहनी फसलों का चित्र यहाँ पे दिया गया है। आगे हम देखते हैं। देखिए जैसे गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली की एक सब क्या है, मुख्य उत्पादक राज्य प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसमें किया जाता है। अलसी, सरसों रबी की फसलें हैं। यानी हमने देखा कि मूंगफली तो खरीफ में भी उगा लिया जाता है। सरसों और अलसी की रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी। तिल जो ऐसी, ये महत्वपूर्ण तथ्य बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जो फसल है वो खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है, दोनों फसल मानी जाती है। तो ये है तिल, जो तिल है ये खरीफ और रबी दोनों के साथ उगाई जाती है। इसके अलावा आगे दिया है कि अरंडी खरीफ और रबी दोनों
ही फसल ऋतु में बोया जाता है। आगे हम देखते हैं चाय के बारे में। देखिए चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि के अंतर्गत इसको हम शामिल करते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ भी है। शुरुआत में अंग्रेज जो थे भारत में लाए थे इसको, और आज अधिकतर चाय जो बागान के मालिक हैं, भारतीय मालिक हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त ह्यूमस यानी जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी इसके लिए चाहिए। सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, यानी पानी रुके नहीं, इस पे वर्षा हो या फिर पानी आ रहा है तो वो क्या निथर के शिथिल होकर के वो चला जाए, उसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। उसी में इसको भली भांति उगाया जा सकता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोसड़, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। और वर्ष भर समान रूप से देखें तो होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले के पहाड़ी, तमिलनाडु और केरल है। इनके अलावा देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। आगे हम देखते हैं, ये देखिए चाय की पत्तियों को चुनती हुई श्रम महिलाएं, इनको दिखाया गया यहाँ पे। चाय की कृषि किस प्रकार से, जो ढालूदार भूमि होती है, अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही चाय की कृषि की जाती है। अगला मुख्य फसल है कॉफी। देखिए भारतीय कॉफी जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो कॉफी है पैदा की जाती है। ये मुख्य तथ्य है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उत्पन्न की जाती है, तो अरेबिका। आरंभ में यमन से लाई गई थी अरेबिका, यमन से ही, और इस किस्म की कॉफी विश्व भर में अधिक मांग है अरेबिका कॉफी की। और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों में हुई थी, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। यदि हम जो बागवानी फसलें हैं इसके बारे में बात करें तो सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों के उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लीची है प्रमुख है। मेघालय के अनानास, मेघालय में प्रमुख रूप से अनानास की कृषि की जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत इसकी मांग है। या इस जो हमने पढ़ा अभी, इन सब की प्रमुखता विशेष विशेष राज्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए चित्र दिया है अखरोट, सेब और अनार की, कि अखरोट किस तरह से हो रहा है, सेब किस तरह से लोग तोड़ रहे हैं, अनार की कृषि का ये चित्र दिया गया है। भारत में देखें तो भारत जो है मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में भी प्रमुख स्थान रखता है। और खाद्य फसलों में देखें तो देखिए जैसे रबड़, ये क्या है, ये है अखाद्य फसलें। तो देखिए इसमें जो है रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु यानी विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये उगाई जाती है। जहाँ पे उष्ण क्षेत्र है, उपोष्ण क्षेत्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहां पे भी इसको उगाया जाता है रबड़ को। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है अखाद्य फसलों के लिए। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में भी इसको उगाया जाता है। आगे हम बात करेंगे रेशेदार फसलें। देखिए रेशेदार फसलें के बारे में, यानी वही जो रेशे वाली फसलें होती हैं, रेशेदार फसलों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें हो जाएगा कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, जो कि हम फिर से रिपीट कर रही हूँ, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। इनमें से पहले जो 3 है मिट्टी में फसलें उगाने से प्राप्त होती हैं, और चौथा रेशम एक कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो रेशम हम प्राप्त करते हैं। पहला देखते हैं कपास। आइए कपास के बारे में जानते हैं। देखिए जो कपास है, ये है भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, कि मूल स्थान जो है इसका भारत ही है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है।
कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है और दक्कन पठार देखें तो शुष्कतर भागों में काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यानी काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाला रहित दिन यानी 210 दिन पाला रहित इसको चाहिए। कपास को खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। कपास भी क्या है, ये भी एक प्रकार की खरीफ की फसल है। देखिए चित्र हमने देखा है इसको, और देखिए इसको पककर तैयार होने में 210 दिन तो पाला रहित दिन चाहिए और तैयार होने में इसको 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के क्या है मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आगे हम जानेंगे जूट के बारे में। देखिए जो जूट है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और जूट की जो फसल है बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली जो उर्वरक मिट्टी होती है तो वहां पे उगाई जाएगी। अब इस प्रकार की बाढ़ वाली मिट्टी मिलेगी कहाँ पे, किन किन राज्यों में, तो उन्हीं राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है जूट की, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है और इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है जूट के लिए। तो इसके प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, ये सब प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका उपयोग होता है बोरियां बनाने, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत देखें तो लागत के कारण कृत्रिम रेशो, पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। आगे हम देखें तो प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के अंतर्गत देखें इसमें तो पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून, भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता पे निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो गई है ये। आगे हम देखते हैं कि दिया है कि 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि जो है कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। और स्वतंत्रता के पश्चात जो देश है, देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी कराई गई। बहुत बड़े-बड़े जोत थे, इतने कि पता ही नहीं था उनकी चकबंदी। फिर मतलब बहुत अलग-अलग लोगों के, किसानों के खेत बहुत जगह बिखरे हुए थे, तो चकबंदी करवा के उनको एक पास लाया गया। सहकारिता, जमींदारी आदि सब समाप्त करके मतलब इन सारी कुछ-कुछ बुराइयों को समाप्त किया गया। उसको प्राथमिकता दी गई ताकि जमींदारी यानी जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, किसान जो थे उनके पास बहुत छोटी ज़मीन थी या बहुत लोग मज़दूर थे, उस पे कृषि कार्य करते थे। तो जब उनके पास स्वयं की ज़मीन होगी तो उस पे और उत्साह के साथ और लगन के साथ कृषि करेंगे तो उत्पादकता हमारी बढ़ेगी। इसलिए चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी समाप्त करने के सारे कार्यों पे ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखें तो भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पे बल दिया गया। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़े में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। कुछ की चकबंदी की गई, कुछ की हदबंदी की गई। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पे आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीति आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980-1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। और इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पे ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। कृषि में प्रयोग होने वाले देखिए नवीनतम तकनीकों का कुछ चित्र दिया, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सारी चीजें आई। कृषि में भी तकनीकी का प्रयोग हुआ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि शुरुआत किया। और इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पे किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन भी और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों, दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की भी सरकार घोषणा कर देती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब कि उससे कम मूल्य पे
कोई भी बिचौलिए या दलाल उसके मतलब न ले सके। सरकार स्वयं ही किसानों की फसलों को प्रत्यक्ष रूप से खरीद लेगी। आगे ये देखते हैं भूदान ग्राम दान। देखिए ये कैसी योजना है। देखिए महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे को उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी, और गांधी जी की इस शहादत के बाद देखें तो उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो विनोबा भावे थे, इन्होंने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ जो भूमिहीन गरीब थे, ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक से श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की, अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे कहा गया ग्राम दान, भूदान व ग्राम दान। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे दावा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया। ये महत्वपूर्ण तत्व है, ये पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, कब आया, फिर रक्तहीन क्रांति को के नाम से किस आंदोलन को जानते हैं, ये सारे। आगे हम देखते हैं कि जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। सकल घरेलू उत्पाद में देखें तो कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010 से 11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का यह साधन थी। 52% जनसंख्या के लिए भी 2010-11 के दशक में भी अभी ये आजीविका का प्रमुख साधन थी। आगे हम देखते हैं, देखिए कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में जो अंश है मतलब घटता जा रहा है, और काफी चिंता का विषय ये है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोधक अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे। यानी यदि कृषि में कहीं न कहीं गिरावट हो रहा है तो अन्य चीजों को भी प्रभावित करेगा। कच्चे माल की कमी होगी, उसकी मांग बढ़ेगी, फिर मूल्य बढ़ जाएगा, तो कहीं न कहीं प्रतिरोध का कार्य करेगा, जो समाज के लिए क्या है, व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास भी किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। आगे हम देखते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। और वर्तमान में भारतीय जितने किसान हैं, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है भारत को। ये सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दिया है भारत में कृषि का की देखिए देख पा रहे हैं हम, कृषि में 2013-14 में दिया है कि सकल घरेलू उत्पादन में जो कृषि है, कृषि से 4.2% का योगदान रहा है। वहीं 2014 में यह क्या हुआ है, माइनस दशमलव मतलब 0.2% चला गया है। 2015-16 में ये 1.1% की इसमें वृद्धि हुई है। वहीं जो उद्योग है, उद्योग का स्तर देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। 13-14 में भी 5% है, 14-15 में 5.9% हो गया है। 2015-16 में ये 7.3 हो गया है। वहीं पे सेवाएं क्षेत्र देखें तो सेवाएं क्षेत्र का जो 2013-14 में 7.8%, वहीं 2014-15 में हो गया है ये 10.3%, तो वही 15-16 में 9.2%। यानी यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ है। और सकल घरेलू उत्पाद यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि 6.6% रहा है 2013-14 में, 7.2 हो गया 14-15 में, और 7.6। यानी इसमें हम देखें तो सबसे अधिक योगदान देखें तो सेवा क्षेत्र का है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का। यानी यदि 13-14 में देखें तो भी, और यदि हम 15-16 की यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है इसमें भी सर्वाधिक योगदान है घरेलू सेवा मतलब सेवा क्षेत्र का।
सबसे पहले स्थान हम रख सकते हैं। इसको क्रम भी करने के लिए पूछ देता है कि किस क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पादन में किन-किन क्षेत्रों का है। क्रम करने के लिए दे देता है, बढ़ते से घटते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम में। तो हम इसे कर सकते हैं। देखिए, सेवा क्षेत्र पहला स्थान रख सकते हैं, उद्योग को हम रख सकते हैं दूसरे स्थान पे, और कृषि क्या है तीसरे स्थान पे है। यानी यहाँ पे और भी कम हो गया सकल घरेलू उत्पादन में, इसीलिए एक चिंता का विषय है कि इसका योगदान घटता जा रहा है कृषि सेक्टर का। आगे हम देखते हैं कृषि सेक्टर में विशेष रूप से क्या-क्या करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पे जो सहायकी काम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि जो उत्पाद है, इन उत्पादों पे हम देखें तो इन उत्पादों पे आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में क्या है, रोजगार क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ दिया है कि देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृषि भूमि घट रही है, उसकी उर्वरकता शक्ति कम हो रही है, उत्पादन घट रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, उसको मतलब कुछ भी कृषि में सुधार करने के लिए, कृषि कार्य के लिए ऋणों के दबाव से बहुत अधिक वो दब जा रहे हैं। बहुत प्रेशर की वजह से बहुत सारे किसान भी क्या कर रहे हैं, आत्महत्याएं इस वजह से भी कर रहे हैं। तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? तो हम सोच सकते हैं, सोचना चाहिए और करना भी चाहिए रोजगार के लिए कृषि में सुधार। आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पे प्रभाव क्या है। वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इससे कृषि में क्या प्रभाव पड़ा है, घटा है, बढ़ा है, पॉजिटिव है, पड़ा है, नेगेटिव। देखिए, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। इसमें दिया है क्या कि उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, तो उस समय भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ेगा इसका। मतलब वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरा विश्व जुड़ता जा रहा है, और सूचनाओं के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, और सब के सब वहाँ के अर्थव्यवस्था में या उस देशों में रोजगार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसमें कृषि पे भी इसका प्रभाव पड़ा, औपनिवेशिक काल से ही प्रभाव पड़ा। अब जब जैसे औपनिवेशिक काल अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित किए भारत पे, तो क्या किए, उनका तभी से प्रभाव होने लगा। अब कृषि कार्य में भी उनका नियंत्रण होने लगा, जबरन नील की कृषि करवाने लगे। यानी वो जो चाहते थे कि हम जैसा चाहें वैसा ही कृषि कार्य या उस प्रकार की फसलों का ही उत्पादन यहाँ के किसान करें। मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में एक है। और ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। फिर भारतीय कपास को उन्होंने ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उन्होंने भेज दिया। मैनचेस्टर और लिवरपूल जो कि क्या है, बंदरगाह है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूले। जो मैनचेस्टर और लिवरपूल का जो सूती वस्त्र उद्योग था, भारत के ही जो कपास उत्पादन होता था, इसी के बदौलत वो फला वो फूला। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया, जो कि हमने इतिहास वाले चैप्टर में देखा था कि अंग्रेजों ने क्या किया, बिहार किसानों से जबरन नील की कृषि करने के लिए उनको कहते थे। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या करता था, कच्चा माल एक तरह से ये भी उपलब्ध करवाता था। आगे हम देखते हैं कि किसान इसलिए भड़क गए, मतलब दबाव डाला जाता था नील की कृषि के लिए, क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया। अनाज मत उगाओ तुम लोग, बस हमारे लिए नील की कृषि करो, ताकि हमारे उद्योगों का कच्चा माल मिल सके। तो अब उनको खाद्यान्न के लिए अनाज भी तो चाहिए, तो इसलिए वो भड़क गए। 1990 के बाद देखें तो वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखें तो चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का ये मुख्य उत्पादक होने के बावजूद जो भारतीय कृषि है, ये विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है। ये देखिए, सागौन के क्लोन का ऊतक संवर्धन यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि आज भारतीय कृषि दो राहे पे है। यानी भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है, तो सीमांत और छोटे जो किसान हैं, उनकी स्थिति को हमें सुधारना होगा। हरित क्रांति देखें तो इसने लंबा चौड़ा वायदा तो किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान जो रसायन है, रसायनों के अधिक प्रयोग से जल भृतों के सूखने, जैव विविधता विलुप्त हो गई। इन सब के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है।
आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जनांकिकी इंजीनियरिंग सम्मिलित है। देखिए यहाँ दिया है कि जो जननिक इंजीनियरिंग है ये बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जाने जाते हैं। यानी जो जो बीज है उनसे संकर बीज नई नई उन्नत किस्म के तैयार किए जाते हैं, इसे कहते हैं जननिक इंजीनियरिंग। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए चित्र दिया है, विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं। यानी कीटनाशकों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के दौरान तो समस्याएं भी कुछ हुई थी उसकी वजह से। अब वास्तव में हम देखें तो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि आज अधिक प्रचलन में है क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों के जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, यानी जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं इनका मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोते पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय जो किसान हैं इनका भविष्य क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। भारत में लगभग जो 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्धन करना चाहिए, खाद्यान्नों का स्थान पे कीमती फसलें उगानी चाहिए, इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण है निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है कि अनाज के स्थान पे हम देखें तो अनाज के स्थान पे ऊंचे मूल्य के फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल, इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करें, जो विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज प्रकार के निर्यात करके अपने खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। यानी एक प्रकार की विशेष प्रकार की फसल तो उगा रहे हैं तो फिर उसको आयात करके उसको निर्यात कर दे रहे हैं, फिर खाद्यान्न फसलें आयात कर पा रहे हैं कि हम यह खतरा मोल लेने के तैयार हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई ना कोई हम उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करें, तभी तो फिर हमारा लाभ होगा या फिर हमारी अर्थव्यवस्था या फिर लोगों का भरण पोषण हो सकता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।